गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव सेशन। आई एम जतिन वर्मा। तो गाइस शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस फॉर 28th of December 2019. This analysis is from The Hindu newspaper, Indian Express as well as PIB, the government website. तो गाइस एक थॉट के साथ में शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक हम पूरी एनर्जी एक चीज पे फोकस नहीं कर दें तब तक वी आर नॉट एबल टू मेक एन इम्पैक्ट. So this thought is very beautiful. Concentrate all your thoughts upon work at hand. So even the sun's rays, no matter howsoever grand or powerful sun is, nuclear reactions तक चलते रहते हैं सन में. लेकिन जब तक सन्स की रेज को भी फोकस नहीं किया जाए तब तक सन्स की रेज भी नहीं बंद करती. सन की रेज भी तब तक कोई इंपैक्ट नहीं कर सकती जब तक उन्हें फोकस नहीं किया जाए. तो हम लोग हमेशा ये जो सेल्फ डाउट में रहते हैं कि क्या हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और फॉर दैट मैटर टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, व्हाट यू नीड इज वेरी स्मॉल वर्ड, इट इज कॉल्ड फोकस. तो अगर हमारा फोकस इंटैक्ट है तो सफलता भले ही देर से आए लेकिन आएगी जरूर. द सक्सेस कैनॉट इल्यूड अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड इफ वी आर फोकस्ड इनफ, if we are perseverant, if we are patient enough, if we are persevering and if we are pushing hard in the right direction. अगर हम गलत दिशा में विदाउट एनी गाइडेंस या डायरेक्शन अगर हम काम कर रहे हैं और अगर हम फोकस नहीं लेके चल रहे, कभी सोचा कि 4 घंटे पढ़ लिया, कभी 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन छुट्टी, तो फिर उस चीजों में क्या होगा कि हम फोकस लूज कर देंगे तो फिर रिजल्ट जो है हमें एल्यूड करते रहेगा. अक्सर आप देखोगे कि आप अपने प्लान्स बनाते हो लेकिन उन प्लान्स पे अडिग नहीं रहते हो. यू डू नॉट स्टिक टू योर ओन प्लान्स. So since New Year is approaching, you are having Saturday today and Sunday tomorrow. तो आप लोग अपने New Year resolutions की क्या क्या गलतियां करी 2019 में, वो गलतियां हमें नहीं करनी. तो आप अपनी New Year resolution अभी से बना सकते हो और most important is you have to stay focused on that. So coming here, आप मेरे अनअकैडमी पे सभी कोर्सेज पा सकते हो. जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी कि करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स 365 इज गोइंग टू स्टार्ट इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. ये सभी कोर्सेज पाने के लिए आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि हर कोर्स आपको इंडिविजुअली परचेज करना है. मेरे सभी कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे एक ही अम्ब्रेला सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है. इसके लिए आपको कोड यूज करना है Jatin YT71 in order to get extra discount on your Unacademy subscription. Jatin YT71. Polity and Governance, Indian Economy, Current Affairs Roundup, ये सारे कोर्सेज नेक्स्ट 1 ईयर में मैं लेके आऊंगा अनअकैडमी पे. और प्रीलिम्स 2020 से पहले ये 3 कोर्सेज एक बार दोबारा रिपीट होंगे. तो आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इसे ज्वाइन करना. कमिंग टू द न्यूज आर्टिकल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज में काफी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम रहती है, तो आई हैव डिसाइडेड कि पहले हम इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज को हम डेली बेसिस पे इसमें लेंगे. ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स may rise to 9.9% by next September, says RBI report. तो RBI की एनुअल रिपोर्ट का ये कहना है कि ट्विन इंजन्स ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इनको रिवाइव करना जरूरी है. और फॉलिंग रेवेन्यूज जो है उसके चलते गवर्नमेंट का जो फिस्कल अरिथमेटिक है, गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. राइट, तो ये सब चीजें हैं. आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स के साथ. Gross NPAs, non-performing assets of the bank, of public sector banks plus private sector banks, all the banks in the Indian economy may rise to 9.9% of the total loans lent by the bank by next September. यानी कि सितंबर 2020 तक RBI की रिपोर्ट ये कह रही है कि ओवरऑल जो लोन्स लेंट करे हैं उनका 9.9% हिस्सा बैड डेट्स काइंड ऑफ हो जाएगा. स्ट्रेस टेस्ट जो आरबीआई लगाता है, स्ट्रेस टेस्ट किया गया. स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेट दैट अंडर द बेसलाइन सिनेरियो ग्रॉस एनपीए रेशियोज ऑफ द बैंक्स में इंक्रीज टू 9.9% by September 2020 due to number 1 change in the macroeconomic scenario, number 2 marginal increase in the slippages, number 3 denominator effect of declining growth, credit growth. denominator effect यानी कि अगर पिछले साल ग्रोथ ज्यादा थी तो बेस रेट इफेक्ट इसे कहा जाता है. यानी कि अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में अच्छे स्कोर
जो है स्कोर करा था 92%, 98%। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हवा लगने की वजह से 60% स्कोर लेके आते हो तो आपके पेरेंट्स आपका स्कोर 12th स्टैंडर्ड के स्कोर से कंपेयर करते हैं कि आपकी ग्रोथ कम है। डिनोमिनेटर इफेक्ट या बेस रेट इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। अगर आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स 65% आए थे, सेकेंड ईयर में 58% आए थे, तो आपका ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है उसे 58% से अगर हम कंपेयर करेंगे सेकेंड ईयर के स्कोर फर्स्ट ईयर से, तो नेचुरली वो कम लगेगा। क्लियर? सो दिस इज देयर द बेसलाइन सिनेरियो assumed the continuation of current economic situation in the future. Baseline scenario assumed the continuation of current economic scenario, right? The report said state-run banks gross non-performing asset ratios may increase to 13.2%. अब जिन लोगों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ अ बैंक, यानी कि लोन्स जो बैंक देता है वो बैंक के लिए एसेट होते हैं, वो बैंक के लिए एक पूंजी है, राइट? एसेट्स ऑफ द बैंक विच डू नॉट परफॉर्म, यानी कि जिन पे कोई ईएमआई नहीं आ रही है, तो उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। दैट इज दे आर नॉट ब्रिंगिंग इन एनी रिटर्न्स, जिसे हम विजय माल्या लोन्स कहते हैं हमारी भाषा में, राइट? जो लोन्स पे पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, तो उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स कहा जाता है। ये दोनों सिनोनिमस हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। Now, according to RBI, terms loans on which interest or EMI installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days. अगर किसी लोन पे EMI या प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल दोनों में से कुछ भी नहीं आया है 90 दिनों से ज्यादा के लिए, फॉर मोर देन 90 डेज, तो उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। हाउएवर, अगर हम एग्रीकल्चर या फार्म लोन्स के वे में देखें तो NPAs are defined in this way. For short duration crop agricultural loans such as paddy, jowar, bajra, etc. If the loans or if the installment or interest is not paid for 2 crop seasons, it would be termed as, अगर 2 crop seasons के लिए agricultural loans पे कोई भी रिकवरी नहीं होती तो उसको बैड डेट कहा जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स के लिए above would be 1 crop season. अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, 6 महीने तक एक ही क्रॉप है या 4 महीने तक या 6 महीने तक, तो फिर उसे एक भी क्रॉप सीजन में अगर रिकवरी नहीं होती तो उसे बैड लोन कहा जाएगा। अब आरबीआई की रिपोर्ट का क्या कहना है? रिपोर्ट ने यह कहा है कि स्टेट रन जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत के ऊपर कमेंट्री करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट रन बैंक्स की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है 13.2% बाय सितंबर 2020, यानी कि इनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 13.2% हो सकते हैं बाय सितंबर 2020, राइट, फ्रॉम 12.7% इन सितंबर 2019, यानी कि एक साल में हालत और ज्यादा खराब हो रही है। तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है वो एक तरह से सपोर्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमी को। अगर ओवरऑल इकोनॉमी खराब चल रही है तो फाइनेंशियल सेक्टर की रिकवरी नहीं होगी। फाइनेंशियल सेक्टर करता क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए लोन्स देता है, यानी कि बैंक्स जो है वो लोन्स देंगे विजय माल्या, अंबानी, टाटाज इनको, और फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही, मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन होगी, तो क्या होगा? ये जो लोन्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लग जाएंगे। तो ये सब चीजें जरूरी हैं समझना आपके लिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम स्टेज स्टेबल नॉट विथ स्टैंडिंग वीक डोमेस्टिक ग्रोथ, ये सब कहना है आरबीआई का इसकी रिपोर्ट में। तो 1 बाय 1 इसे समझते हैं। ये चीज हमने कवर कर ली। रिपोर्ट का ये कहना है बैंक्स के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो रिकवरी है उसको माइनस करने के बाद ग्रॉस एनपीएस में से अगर कोई लोन रिकवरी होती है, जैसे विजय माल्या ने अगर लोन नहीं दिया तो उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी हमने, प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो रिकवरी करने के बाद जो बचेगा वो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो एनएनपीए रेशियो जो है डिक्लाइंड टू 3.7%, दी बैंक्स नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दी एग्रीगेट प्रोविजन कवरेज रेशियो, तो इसके लिए समझ लेते हैं कि प्रोविजन कवरेज रेशियो होता क्या है। तो व्हाट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो? प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज द रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग का मतलब यह है कि जो बैंक अपना एनपीएस के लिए प्रोविजन पैसा साइड में रख रहा है, बैंक इज मेकिंग
ड्यू प्रोविजन, जैसे हम प्रोविजनल स्टोर से अपना राशन एडवांस में लेके रखते हैं, वैसे ही इफ द बैंक इज कीपिंग द प्रोविजनिंग ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स असाइड, तो कितना पैसा बैंक अपना साइड में रख रहा है, दैट द बैंक हैज केप्ट असाइड टू कवर लोन लॉसेस। तो बैंक का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें से नेट एनपीए अगर हम माइनस कर दें तो ये कवरेज रेशो आ जाता है। कवरेज रेशो ऑफ द बैंक विल बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग नेट इक्विटी माइनस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इक्विटी मतलब जो बैंक का अपना शेयर कैपिटल है, बैंक के ऑनर्स का, गवर्नमेंट हो ऑनर या प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स हो, उसमें से अगर हम बैंक के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, बैड लोन्स माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स में से इनटैंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, राइट, वो सब माइनस कर देंगे तो कवरेज रेशो आ जाएगा। इसी तरह एक और टर्म यूज करी गई है आज के डीएनए में, स्लिपेज रेशो। स्लिपेज रेशो इज द रेट एट विच गुड लोन्स आर टर्निंग बैड। तो जैसे जैसे मोदीनोमिक्स, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी जो है हमारी डिक्लाइन होती जाएगी 5.5% से 4.5%, राइट। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन होती जाएगी वैसे वैसे स्लिपेज रेशो बढ़ते चले जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? रेसिप्रोकेट प्लीज। स्लिपेज रेशो, फ्रेश अक्रीशन ऑफ एनपीएस, फ्रेश अक्रीशन ऑफ एनपीएस ड्यूरिंग द ईयर, और कितने नए एनपीएस जुड़ गए, राइट, ड्यूरिंग द ईयर, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड एसेट्स, टोटल स्टैंडर्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि जो नए एनपीएस हैं, न्यू एनपीएस, यहां पे लिख रहा हूं न्यू एनपीएस डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड एसेट्स इनटू 100। स्लिपेज रेशो आप देखोगे जैसे जैसे इकोनॉमी डिक्लाइन होते चली जाती है वैसे वैसे स्लिपेज रेशो बढ़ते चले जाएगा। तो दिस डीएनए इज नॉट अबाउट रीडिंग द न्यूज, टाइम लगेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये क्लियर होंगी आप लोगों को तो ही फायदा है, वरना पढ़ तो दुनिया रही है। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर, वन बाय वन देखते हैं कि क्या कहना है आरबीआई की इस रिपोर्ट का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तक हमें इसे स्टडी कर लिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में एसेट्स क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर एज मेजर्ड बाय देयर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि अगर किसी सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, बैड लोन्स बढ़ रहे हैं तो यानी कि उस सेक्टर की हालत खराब है। तो एसेट क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर deteriorated to 10% in September 2019 from about 8% in March 2019. Industrial sector, for industry, slippages during the period declined to 3.79% from about 5% in March 2019. Right? So, share of large borrowers, the report showed that the share of large borrowers in banks' total loan portfolios and their share in gross NPAs. लार्ज बोरोवर्स मतलब ये बड़े बड़े जो लोग, सूट बूट वाले जो लोग हैं, इनका हिस्सा बैड लोन्स में इतना है, राइट। तो ये वही वाला काम है, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, लेकिन यहाँ पे बैंक के साथ में मस्ती चल रही है। तो क्या बैंक को कॉर्पोरेट एथिक्स की परिभाषा लगाते हुए, कि क्या बैंक्स को कॉर्पोरेट एथिक्स की डेफिनेशन को अडॉप्ट करते हुए हमें ये नहीं करना चाहिए कि इनके नेम्स को पब्लिश करना चाहिए, नेमिंग एंड शेमिंग दीज big corporates so that they also start paying the loans, right? So the top 100 large borrowers accounted for 16.4% of banks gross advances. तो जो यूटिलिटेरियन थियरी है, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमम लॉस टू जस्ट 100 पीपल। 100 लोग हैं, अगर इनका बैड डेट्स जो है उनको बताया जाएगा, अखबार में पब्लिश करा जाएगा, तो ये लोगों का जो रिकवरी रेट है वो बढ़ेगा। नहीं भी बढ़ेगा तो वैसे भी कौन सा देश का नुकसान हो रहा है। ये लोग अगर लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी हैं, 100 बोरोवर्स हैं सिर्फ, लेकिन बैंकों का जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ का बैड डेट है उसका 16% हिस्सा इनका है। तो अमिड राइजिंग मैक्रो इकोनॉमिक वरीज रिफ्लेक्टेड इन फॉलिंग ग्रोथ नंबर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, हमारी कंट्री में ग्रोथ डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कंसर्न्स हैं अक्रॉस इंडियन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग बैंक्स, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को, टू लिफ्ट द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी टू इट्स फुल पोटेंशियल। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि ट्विन इंजन्स ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। कंजम्पशन मतलब अगर
टाटास कितना भी प्रोड्यूस कर लें, अगर आप मैं हम सब कंज्यूम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, उनको सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब तक कंजम्पशन नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर जॉब्स नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है सरकार को, राइट। अभी हमने एक्सप्लेनर में ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो समझे हैं, इसके लिए आप कुछ ग्लॉसरी नोटबुक या कुछ नोटबुक लगा सकते हो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स के लिए। अब आरबीआई का और क्या कहना है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ आरबीआई हैज फ्लैग्ड फॉलिंग गवर्नमेंट रेवेन्यूज एज अ थ्रेट टू ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट। तो आप लोग आंसर करोगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट? नाउ आरबीआई हैज फ्लैग्ड फॉलिंग गवर्नमेंट रेवेन्यूज एज अ थ्रेट टू द ओवरऑल फिस्कल नंबर्स, राइट, विद टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज वे बिहाइंड द टारगेट। तो हमने पिछले दिनों देखा कि जीएसटी का कलेक्शन कम होते चले जा रहा है, राइट। तो वो सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम करके बनाया गया, प्लीज आंसर। जीएसटी में कौन कौन सी आइटम्स सब्ज्यूम्ड हैं? जीएसटी में कौन कौन सी आइटम सब्ज्यूम्ड हैं, कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हैं? जीएसटी क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है या फिर प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स है? वेदर जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या फिर प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स है, कहां पे जीएसटी का टैक्स लगाया जाएगा, और कौन कौन सी आइटम्स जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, ये आप बताएंगे। और जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट्स का कितना वोट शेयर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना वोट शेयर होता है? क्या जीएसटी काउंसिल कॉन्सेंसस से डिसीजन लेती है या फिर वोटिंग से? नाउ आरबीआई ने यह कहा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज और टैक्स रेवेन्यूज सरकार के गिरते चले जा रहे हैं, राइट। नाउ दिस along with weaker private consumption and investment could prove to be a challenge. The warning, RBI की warning assumes importance with the revenue collection falling and the budgeted expenditure क्रॉसिंग 107%। यानी कि गवर्नमेंट ने जितना बजट लेके चल रही थी सरकार मार्च 31 2020 तक का, उससे ऑलरेडी 7% हम एक्सीड कर चुके हैं नवंबर 30 तक। तो यानी कि आगे फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? प्लीज आंसर, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? तो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, प्रीलिम्स के लिए इसे नोट कर लेना, 2020 के लिए 2019-2020 के लिए जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 3.3% है। जीएसटी कलेक्शंस जो कि सरकार का कलेक्शंस का रेवेन्यू का मेन स्टे है, उसमें सिर्फ 2.5% ही ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन बजट में ये लगाया गया था कि 14% ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। वाइल मैसिव कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, यानी कि जो कंपनीज को जो इनकम टैक्स देना होता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जिसे हम बोलते हैं, उसमें सरकार ने लगभग 1,45,000 करोड़ रुपीस की 1.45 लाख करोड़ रुपीस की रियायत दी है। यानी कि ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है कलेक्ट हो सकता था, लेकिन सरकार ने ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये टैक्स रेट में कटौती कर दी, जिसका नुकसान सरकार की कलेक्शंस में होगा, और अगर कलेक्शंस कम होंगी तो फिस्कल डेफिसिट और इंक्रीज होगा, राइट। सिल्वर लाइनिंग जो एक अच्छी यहाँ पे एक बात है वो ये है कि पर्सनल इनकम टैक्स, यानी कि जो मैं देता हूँ या आप देते हो या आपके पेरेंट्स देते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन तो कम होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को तो रियायत दी गई है 1.45 लाख करोड़ रुपीस की, और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन जो है 33,000 करोड़ रुपीस ग्रो कर रही है इकोनॉमी में। पिछले साल ये 24,000 करोड़ रुपीस थी। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस आफ्टर रिफंड्स फॉर दिस फिस्कल, उनका जो ग्रोथ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस का ओवरऑल 0.7% है टिल दिसंबर, ये कहना है आरबीआई का रिपोर्ट में। नाउ कमिंग हियर, आरबीआई जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे समझाना चाह रहा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर वीकर कंजम्पशन होगी तो स्टेज 1, वीकर कंजम्पशन विल लीड टू वीकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अगर होगा तो ही ये काम करेंगे। अगर कंज्यूम करने वाले लोग ही नहीं है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? टाटा नैनो क्यों बनाएंगे जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है? पार्ले जी बिस्किट क्यों बनाएगी जब कोई परचेज करने वाला नहीं है? फिर उसके बाद अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो सेल्स नहीं होंगे, सेल्स नहीं होंगी तो जीएसटी कहाँ से कलेक्ट करोगे? अच्छा, अगर सेल्स नहीं होंगी तो फिर प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन वीक हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज होगा।
इसके बाद क्या होगा, मूडीज, फिश या बाकी की रेटिंग एजेंसीज इस इंडियन इकोनॉमी की रेटिंग को गिराने लग जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम आएगी। चेन रिएक्शन है एक वे से ये, राइट। आप लोग प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है, मैं इतनी प्यार से नहीं बोलता हूँ वैसे, प्लीज ये क्वेश्चंस जो हैं आंसर करते रहें आप, राइट। डोंट हेजिटेट, क्वेश्चंस आर समथिंग की एसेंशियल है। अगर पढ़ रहे हो तो फिर सिंपल पढ़ने को तो दुनिया पढ़ रही है, जैसा मैं बोलता हूँ। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें, नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट आज के डीएनए से रिलेटेड या पिछले डीएनए वीडियो से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि बैकलॉग ऑफ डीएनए को प्लीज़ कवर करते रहें। जो पीछे के डीएनए हैं, 15 दिसंबर से ये डीएनए रेगुलर चल रहा है, तो इसको कवर करते रहें। और इसका पीडीएफ www.jatinverma.org, ये जो मेरी वेबसाइट है, वहाँ से आप पा सकते हैं। नाउ क्रेडिट ग्रोथ। अब जैसा हमने यहाँ पे देखा इस साइकिल में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए अदानी को लोन चाहिए, अंबानी को लोन चाहिए, वो आता है क्रेडिट से। क्रेडिट कौन देता है? बैंक। बैंक्स आजकल क्रेडिट ग्रोथ जो कम हो रही है, बैंक्स की वजह से हो रही है, क्योंकि एक तो लिक्विडिटी क्राइसिस, आईएलएफएस का जो लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिला, या फिर बैंक्स आर ऑल्सो हेजिटेंट बिकॉज ऑफ बैड डेट्स प्रॉब्लम इन आर इकोनॉमी। तो बैंक्स अगर कर्जा नहीं देंगे, बैंक्स विल बी हेजिटेंट टू लेंड मनी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। या फिर बैंक्स का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन सब रीजंस के चलते हम यहाँ पे देख रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ में गो डाउन टू 58 ईयर लो, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जैसे जैसे डिक्लाइन होते जाता है, जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर 6 ईयर्स लो है, राइट, टू 4.5%। जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, तो बैंकों को ये डर है, बैंक्स आर अफ्रेड टू लेंड नाउ, राइट, क्योंकि बैंक्स को ये पता है कि अगर क्रेडिट एक्सपैंड करेंगे तो फिर शायद उस पर रिकवरी नहीं हो। कोई बैंक लोन क्यों देगा जब ओवरऑल ग्रोथ रेट इकोनॉमी में डिक्लाइन हो रहा है। क्रेडिट ग्रोथ वाज अ हाई 13.3% इन दी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दिस कुड वेल बी द लोएस्ट क्रेडिट ग्रोथ इन 58 ईयर्स। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज़ादी की नेहरूवियन एरा की बात करते हैं, तो वो हमें नेहरूवियन एरा में ही ले जा रहे हैं। 58 ईयर्स के कंपैरिजन में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। द फिगर्स स्टूड एट 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर according to RBI's annual credit growth data. Till end November, credit growth had been at under 8%. Factors such as muted economic growth, lower working capital, muted economic growth सबसे बड़ा कारण, lower working capital requirements and risk aversion among lenders will compress the incremental risk aversion among lenders, यानी कि बैंक्स जो है रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ आप देखोगे कि कुछ इस तरह से ये कम ज़्यादा हो रही है, राइट। आरबीआई की एनुअल क्रेडिट ग्रोथ रेट रिपोर्ट से ये डेटा। अब व्हाट इज ऑप्टिमल क्रेडिट शेयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी? बैंक क्रेडिट इज रफली द सेम इन इंडिया एंड द यूएसए। बैंक क्रेडिट जो हमारा क्रेडिट शेयर होना चाहिए बैंकों का, वो यूएसए के कंपैरिजन में नियर अराउंड सेम है। जितना यूएसए में इंडस्ट्रियल क्लास, जैसे हम बोलते हैं ना कि तू डाल डाल मैं पात पात, वैसे वैसे जीडीपी अगर 4.5 है तो क्रेडिट ग्रोथ 5% होगी। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है तो क्रेडिट ग्रोथ 8% होगी। व्हाट इज द चैलेंज? द वेज टू शिफ्ट द लार्ज प्रोजेक्ट लोन्स अवे फ्रॉम बैंक्स टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हमारे इंडिया में क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट वेल डेवलप्ड है या नहीं, ये आप आंसर करेंगे। क्या हमारी कंट्री में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट वेल डेवलप्ड है या नहीं? प्लीज आंसर दिस। Is the sound proper? I mean, am I audible or not? Just 1 minute. Is it okay now, guys? Please answer. Is it working fine now?
Is it fine now, guys? Please answer. Okay. तो देखो हम लोग क्या है, सतयुग में हैं. इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट शटडाउन, ये सब चल रहे हैं. नॉट माई फॉल्ट. Clear? So this is there. However, the shift can reduce the asset liability mismatch at banks. तो ये हमने कवर कर लिया. What can be done? MSME सेक्टर जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. अब देखो कंजम्पशन को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करने की जरूरत है. अच्छा ये रिपीट कर दे रहा हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया. द वेज टू शिफ्ट द लार्ज प्रोजेक्ट लोन्स अवे फ्रॉम द बैंक्स टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये आंसर करो कि क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट इंडिया में वेल डेवलप्ड है. प्राइवेट कंपनीज इंडिया में एक्सेसिवली रिलायंट है बैंक्स पे फॉर देयर क्रेडिट नीड्स. हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फाइनेंशियल वे टू फाइनेंस दी इंडस्ट्रीज है वो क्या है, बैंक्स पे एक्सेसिवली रिलायंट है. तो वी नीड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम bank led credit growth to corporate bond market and other forms of credit. Right now, coming here, MSME sector provides employment to 40% of the workforce and contributes about 37% of GDP. It is in this underserved market. MSME sector 40% लोगों को employment provide करता है और 37% of GDP छोटे छोटे उद्योगों से आता है. Right now, it is in this underserved market that the gap between demand for and supply of credit is the greatest. Also, key enablers जैसे कि क्रेडिट स्कोर, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि कितना हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है, फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी कितनी है. राइट तो राइट have emerged in this market. So, and emergence of housing finance corporations and non-banking financial companies as low cost origination channels. So enabling credit growth to MSMEs is a wise option, क्योंकि MSMEs में अगर ग्रोथ होगी तो इनका एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिविटी ज़्यादा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इनका इम्पैक्ट है. तो कंजम्पशन शायद बढ़ सकता है अगर हम इस पे बेट लगाएं MSMEs पे. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग अथॉरिटी मुद्रा, ये भी किया जा सकता है कि मुद्रा पे द क्राइटेरिया फॉर मुद्रा शुड बी रिवाइज्ड टू एनेबल अ ब्रॉडर सिलेक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू क्वालिफाई फॉर रीफाइनेंसिंग ऑफ मुद्रा लोन्स. बॉन्ड्स, चॉइस ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल टू बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज कुड बी ब्रॉडेंड. तो आगे चलते हैं. आज इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ थी. हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनीज, housing finance companies, non-banking financial companies. On HFCs and non-banking financial companies, the government and regulator need to take a note of the changing landscape. Currently, housing finance companies and NBFCs data is available from RBI with very significant lag. तो इनसे जो डेटा आता है RBI के पास में वो देर से आता है. तो इसको भी स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है सो दैट रियल टाइम बेसिस पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने कितने लोन्स लेंड करे हैं वो डेटा आरबीआई के पास में आ जाए. सो मंथली डेटा रिपोर्टिंग ऑन सोर्स ऑफ कैपिटल, कि एनबीएफसी ने किस बैंक से पैसा लिया, एसबीआई से लिया या फिर एचडीएफसी से लिया, ये डेटा टाइमली आना चाहिए. सो मंथली डेटा रिपोर्टिंग ऑन द सोर्सेज ऑफ कैपिटल, monthly data reporting on the sources of capital and on end market credit exposure, कि एनबीएफसी ने किसको पैसा दिया है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, स्टील सेक्टर को. ये डेटा अगर आरबीआई के पास में आएगा तो आरबीआई को ये जानने में आसानी रहेगी कि एनबीएफसी की हालत क्या है. राइट नाउ आते पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे. आर्मी रिस्पेक्ट्स द राइट्स ऑफ एडवर्सरीज. आर्मी चीफ का ये कहना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज have the utmost respect for human rights. तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के मिसयूज के एलिगेशंस और ये सब के कॉन्टेक्स्ट में दी. उन्होंने ये भी कहा कि टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज हेल्ड आफ्टर एवरी ऑपरेशन. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हमेशा किया जाता है. आर्म्ड फोर्सेस नॉट ओनली इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ आवर ओन पीपल बट ऑल्सो ऑफ द एडवर्सरीज. एडवर्सरीज मतलब और लोगों का, जो हमारी एनिमीज हैं,
चाहे वो इंसर्जेंट्स हो या कोई और हो, तो उनके साथ भी कहीं आर्मी ने कुछ परसिक्यूशन या कुछ ऐसा ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन तो नहीं किया है। तो आर्मी अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे बताते हुए, इंडियन आर्मी द ग्रेट आर्मी एंड डील विद द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एज पर जिनीवा कन्वेंशन। तो अब यूपीएससी वालों के लिए ये जरूरी हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। चलो एक नजर डालते हैं जिनीवा कन्वेंशन। जिनीवा कन्वेंशन 1949 adopted in 1949 to take account of experiences of Second World War, is a body of public international law, also known as humanitarian law of armed conflicts, whose purpose is to provide minimum protections, standard of humane treatment and fundamental guarantees। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस हुए थे उनसे एक लेसन लर्न करते हुए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान आर्मी को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके लिए। In total, 196 countries have signed and ratified the convention. The four Geneva Conventions. Convention 1. This convention protects wounded and infirm soldiers and ensures humane treatment without discrimination, founded on race, color, sex, religion, or faith. Now, convention prohibits torture, assaults upon personal dignity, and execution without judgment. तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना. Is it clear? So this is there. Convention 2. ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट. सेल्फी मोमेंट फॉर यू गाइज. फटाफट से लो स्क्रीनशॉट इसका. My job is to incorporate everything and analyze things. Wherever reading is required, you will have to do the reading yourself. ठीक है? तो इसे एक इस वे में चलाते हैं कि let's not waste time in me reading things out. Is this clear, guys? Shall I move on? Now, MCQ. Consider the following statements regarding Geneva Convention. Consider the following statements regarding Geneva Convention. Now, महादाई रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में बात करेंगे. महादाई रिवर जो है गोवा और कर्नाटका के बीच में फ्लो करती है. Now, if need be, will go against यूनियन मिनिस्ट्री. तो ये कहना है यूनियन मिनिस्ट्री को लिखा है कर्नाटका के मिनिस्टर ने, अगर जरूरत पड़ी तो वो अगेंस्ट जा सकते हैं. नाउ यूनियन मिनिस्ट्री रोड टू कर्नाटका दैट एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कलसा भांदुरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑन महादाई रिवर एंड गोवा गवर्नमेंट अपोज्ड द यूनियन मिनिस्ट्री. गोवा एंड कर्नाटका एक डिस्प्यूट में उलझे हैं ऑन शेयरिंग ऑफ महादाई रिवर, महादाई वाटर, and former has been opposing the Kalsa Bhanduri project. The case regarding Mahadai river diversion is pending before Supreme Court also. अब आप लोग ये बताओगे फटाफट से, which article of the Constitution deals with interstate water disputes? Which article deals with interstate water disputes? What water जो है कौन सी एंट्री में दे रखा है? वाटर कौन सी एंट्री में दे रखा है? ये है भांदुरा डैम जो बनाया जा रहा है. महादाई कर्नाटका से इस तरफ जो है फ्लो कर रही है, राइट? तो महादाई रिवर गोवा और कर्नाटका के बीच में फ्लो करती है. इसके आसपास की रिवर्स देख लेते हैं. मालप्रभा रिवर, देन कलसा डैम एंड देन हलतरा डैम. यस, अभी ये भी क्वेश्चन है इस पे कि महादाई रिवर कौन सी स्टेट्स में से होके गुजरती है? महादाई रिवर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? Now coming here about Kalsa Banduri project. Kalsa Banduri Nala project is a project undertaken by government of Karnataka to improve the drinking water supply in the water scarce regions, water scarce districts of Belagavi, Dharwad and Gadag. It involves building across Kalasa and Banduri, two tributaries of Mahadai river. यानी कि कलसा और बांदुरी के बीच में एक डैम बनाने की बात करी जा रही है, राइट? ताकि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को टोन अप किया जा सके इन एरियाज में. इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अक्रॉस कलसा एंड बांदुरी, टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर टू डाइवर्ट 7.56 टीएमसी ऑफ वाटर टू मालप्रभा रिवर. यानी कि इस डैम से ये वाटर जो है इस तरफ डाइवर्ट करने की बात करी जा रही है. एक मिनट इसको समझा दूं मैं अच्छे से. लेट मी चेंज द मार्कर पेन कलर. So let's go for the red one.
तो ये जो रिवर है इसको डाइवर्ट करके इधर जोड़ने की कोशिश करी जा रही है ताकि मालप्रभा रिवर से पानी इस तरफ सप्लाई किया जा सके, राइट। तो इसी वजह से अभी ये जो है आक्रोश है गोवा में। नाउ यहाँ पे देखें, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अक्रॉस कलसा एंड बांदुरी the two tributaries of Mahadai River to divert 7.56 TMC of water to Malprabha River, which supplies the drinking water needs of 3 districts of Karnataka. Mahadai River issue. The dispute over Mahadai River began in 1980s and grew stronger in the subsequent decades. The trigger was Karnataka's move to design a number of dams, canals and barrages to route the Mahadai river water to Malprabha basin. Karnataka claimed that channeling the river water into the basin of Malprabha, a tributary of Krishna. Malprabha kiski tributary hai? Krishna ki, right? Would meet the requirements of water scarce districts of Bagalkot, Gadag, Dharwad and Belagavi. Yeah. So Goa claimed that ingress of salt water in the river which is dependent on monsoon. तो इसका सॉल्ट वाटर क्वेश्चन क्या है ये आपको थोड़ा सा देखना है। इंडिया में सबसे सॉल्टी वाटर कहाँ पाया जाता है ये भी आप बताओगे, कौन सा रिवर है या कौन सा इनलैंड वाटर बॉडी है जहाँ पे सबसे सॉल्टी वाटर पाया जाता है इंडिया में। गोवा क्लेम्ड दैट इनग्रेस ऑफ सॉल्ट वाटर इन द रिवर, ये रिवर जो है मानसून पे डिपेंड करती है, विल अल्टीमेटली एंड अप किलिंग द स्टेट्स मैंग्रोव्स। और ये भी बताओगे कि मैंग्रोव सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, 1 2 3 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओगे कि मैंग्रोव्स कौन सी स्टेट्स में पाए जाते हैं इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। नाउ किलिंग एंड ग्रीन बेल्ट एंड इट विल डिस्टर्ब, सॉल्ट वाटर अगर बढ़ जाएगा तो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द लैंड। गोवा सीकिंग द रिड्रेसल ऑफ दिस महादाई रिवर डिस्प्यूट इन 2002। गोवा ने यह कहा था कि वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल इस पे बनाया जाए। स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में 2006 में सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई थी। गोवा हैड फाइल्ड अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट कि ये वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। आफ्टर सस्टेन्ड एफर्ट्स बाय गोवा गवर्नमेंट, महादाई वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल वाज सेट अप इन 2010। The dispute is also around the amount of water that Goa receives from Mahadai river. Karnataka claims that the surplus of Mahadai drains into the sea. कर्नाटका ये कहता है कि जो सरप्लस है वो जाता कर्नाटका के रास्ते गोवा में, गोवा के रास्ते महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से जो जा रहा है अरेबियन सी में। अच्छा, ये जो सी है ये आपको ध्यान रखना है कि दिस फॉल्स इनटू अरेबियन सी, राइट। तो इससे बेटर ये है कि कर्नाटका ये कह रहा है कि क्यों ना हम इस सरप्लस पानी को जो है यूज़ कर लें अपने नीड्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए। तो कर्नाटका की क्लेम भी जेन्युइन है, लेकिन गोवा ये कह रहा है कि अगर अपर राइपेरियन स्टेट कर्नाटका यहाँ पे पानी टैप कर लेगा तो पानी की सैलिनिटी बढ़ जाती है, यानी कि अगर इस पानी का फ्लो यहाँ से कम हो जाएगा, गोवा की तरफ कम होगा, तो फिर वाटर सैलिनिटी विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वाटर सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी गोवा के लिए। इसलिए गोवा कह रहा है कि एक मिनिमम वाटर जो फ्लो है वो गोवा की तरफ मेंटेन किया जाए। अब आप ये बताओगे कि महादाई रिवर जो है उस पर कोई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, और महादाई रिवर का लार्जर पोर्शन जो है, लार्जर शेयर जो उसकी रिवर की ट्रेजेक्ट्री है वो कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या गोवा में? क्लियर? ये क्वेश्चन आंसर करोगे। महादाई रिवर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, ये आपने बता दिया। रिवर महादाई कट्स विच ट्रॉपिकल लाइन, इफ एट ऑल एनी ट्रॉपिकल लाइन? कौन सा चैनल है, ट्रॉपिकल लाइन जिसे हम बोलते हैं, कौन सा लाइन है जिसे महादाई रिवर कट करते हुए गुजरती है? नाउ ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की। पॉलिटिसाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर इन इंडिया। पॉल्यूशन हो रहा है वो एक तरफ है, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन भी हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अपील्स हैं वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से उसे रिजॉल्व करती है, चाहे वो पहले की यूपीए गवर्नमेंट हो या फिर अब की बीजेपी गवर्नमेंट। एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट, एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट, आर्टिकल 260। पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956।
आज आपको मेंस का क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग इसे जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। क्रिटिकली एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956. व्हाट प्रॉब्लम्स critically analyze the Interstate Water Disputes Act, the performance of Interstate Water Disputes Act. Critically analyze IS Interstate Water Disputes Act 1956. What are the major problems with this act? कितने लोग लिखने जा रहे हो इसका आंसर? यहीं पे लिखना है कमेंट सेक्शन में। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन हॉल में या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ये आप लोगों की मर्जी है कि यहीं पे ज्वाइन करना चाहते हो। फ्री के आंसर्स, फ्री के क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन गारंटीड फ्रॉम माय साइड, बट यू वुड हैव टू डू योर बिट, यू वुड हैव टू डू योर पार्ट। तो आप लोग प्लीज़ लिखते रहें आंसर। आई विल ट्राई इवैल्यूएटिंग द आंसर्स और एक पीयर रिव्यू मैकेनिज्म कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू आर रेगुलर विद द डीएनए नाउ, राइट? तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि एक दूसरे का क्वेश्चन आप रिव्यू कर सकते हो आंसर। आई विल बी अ मॉडरेटर हियर। नाउ कमिंग हियर, आंध्र प्रदेश डेफर्स द डिसीजन ऑन 3 कैपिटल्स। इतने दिनों से जो 3 कैपिटल बनाने की बात चल रही है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने प्रोटेस्ट को देखते हुए, जो इतना ज्यादा विद्रोह हो रहा है इस प्रपोजल का, कीपिंग द प्रोटेस्ट इन माइंड, उन्होंने ये कहा है कि अब थोड़ा सा आंध्र प्रदेश कॉशियसली स्टेप करेगा ऑन द प्रपोजल फॉर 3 कैपिटल्स फॉर द स्टेट by resolving to constitute a high power committee to examine both the recommendations of a team of experts and findings of Boston Consulting Group. Boston Consulting Group. तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ये कहा है कि 3 कैपिटल्स होनी चाहिए और ये सब। नाउ एक्सपर्ट कमेटी GN राव के अंडर बनाई गई थी, जिन्होंने ये कहा कि 3 कैपिटल्स हो सकती हैं, राइट? लेजिस्लेटिव कैपिटल इन अमरावती, एग्जीक्यूटिव वन, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जहाँ पे कि स्टेट का सेक्रेटेरिएट रहेगा, जहाँ पे कि IAS ऑफिसर्स बैठेंगे विशाखापट्टनम में, एंड जुडिशियल कैपिटल जहाँ पे कि स्टेट का हाई कोर्ट होगा कुरनूल में। अच्छी अच्छी प्रपोजल्स लेके आते हैं हमारे मिनिस्टर्स और ये सब। इसका एनालिसिस हमने पिछले दिनों डीएनए में भी किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वे टू bring about political decentralization, administrative decentralization, political, administrative। और इससे क्या होगा कि what do people want? People want mygov.in, मतलब लोग ये चाहते हैं कि सरकार मेरी जेब में रहे। वो अलग बात है कि एप्लीकेशन या आईटी की जो लिमिटेशंस हैं उसको हम जो प्रॉक्सिमिटी टू गवर्नेंस सेंटर्स है, यानी कि जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं सरकार के, उससे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले आएं, पीपल वुड वांट दी सेंटर्स ऑफ पावर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस हो या एसडीएम का ऑफिस हो, उनके घर के पास हो या उनके टाउन के पास हो, राइट? तो ये हमने एनालिसिस किया था इसका। द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज मेड इन Sri Bagh Pact, which was signed by the then political leaders from coastal Andhra and Rayalaseema. तो नई नई स्टेट्स बनाने की जगह हम नई नई कैपिटल्स बना सकते हैं, और एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन की जगह हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स या फिर जो मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज हैं वो एक बैलेंस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हम इसको एनालाइज करते हुए आ रहे हैं पिछले दिनों से, काफ़ी दिन से। आज इसका एनालिसिस नहीं रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत ही अच्छे वे में मैं अपना 100% दे रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस में। प्लीज़ ट्राई टू कवर द बैकलॉग ऑफ डेली न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम December 15 ऑनवर्ड्स, राइट? तो कल संडे है, अपना टाइम टेबल बना लो। एक तो अगले साल क्या करना है, इस साल फोड़ना है या अगले साल फोड़ना है प्रीलिम्स, राइट? या उससे अगले साल 5 साल योजना बना लो या फिर 1 साल 5 ईयर्स प्लान, और उसके साथ साथ बैकलॉग कैसे कवर करोगे, कौन सी करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो खुद के लिए। नाउ कंपल्सरी रिन्यूअल ऑफ OCI कार्ड डन अवे विद। यूनियन होम मिनिस्ट्री स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करती है OCI को, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कंपल्सरी रिन्यूअल पहले इसका जरूरी था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है। दैट मेड इट कंपल्सरी फॉर दोज एजेड अबव 50 एंड बिलो 20 टू रिन्यू देयर कार्ड्स ऑन रिन्यूअल ऑफ देयर पासपोर्ट्स। Steps taken, an OCI card holder is required to re-register each time a new passport is issued till 20 years of age and once after 50 years of age. Now, reissuance of OCI registration is not mandatory each time a new passport is issued between the ages of 21 to 50. In order to facilitate overseas citizens of India card holders, this requirement has been relaxed till 30th of June 2020 as per
Ministry of Home Affairs instructions. Several OCI card holders were not able to travel to India due to this, and many were stopped by airlines and immigration authorities. तो इनके लिए रिलैक्सेशन. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम है क्या? इट इज एन इमिग्रेशन स्टेटस परमिटिंग अ फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन. अगर मान लो कि किसी ने भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली है, तो उनको इंडिया आने का हक देने के लिए ये किया जाता है. OCI was introduced in response to demands for dual citizenship. डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं अलाउड है, राइट? तो इसीलिए इंडियन डायस्पोरा जो बार बार UAE, ओमन, गल्फ कंट्रीज से बार बार जो रिक्वेस्ट आती थी उसको एंटरटेन करने के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम लाई गई थी. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम होल्डिंग ड्यूअल सिटीजनशिप. As such, the OCI is not actual citizenship of India, according to Indian law, as it has many limitations, such as OCIs को कोई right to vote नहीं मिलता. आज बता रहा हूँ, कल पूछूंगा तो यहीं पे याद कर लेना इसे. No right to hold constitutional offices, मतलब कोई गवर्नर नहीं बन सकते, कोई और IAS ऑफिसर और ये सब OCIs नहीं अप्लाई कर सकते उसके लिए. And no right to buy agricultural properties. Clear? प्रिविलेजेस जो OCI मेंबर्स को मिलती हैं. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अलाउज अ होल्डर मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीज़ा. बार बार आओ, बार बार इंडिया में आ सकते हो. और इससे क्या होगा कि इंडिया में जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, OCI स्कीम लाने के बाद फॉरेन रेमिटेंसेज बढ़ने का एक अनुमान था जो कि सच साबित हुआ है. फॉरेनर्स जो हमारे ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन डायस्पोरा का इंडिया से कनेक्शन स्ट्रेंथन हुआ है. बार बार कभी भी आ सकते हैं. एग्जेम्पशन फ्रॉम फॉरेन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया. पैरिटी विद NRIs इन फिनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स. क्योंकि इस बार सिटीजनशिप पे बहुत विवाद है, राइट? पिछली बार ये था कि क्या पैसे तुम्हारे हैं या नहीं, डीमोनेटाइजेशन. इस बार ये है कि क्या तुम भारत के हो या नहीं, राइट? इसीलिए सिटीजनशिप से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना, राइट? आर्टिकल 5 to 11. हमारा UPSC का सिलेबस बढ़ा दिया प्राइम मिनिस्टर ने, नहीं? तो दिस इज देयर. तो रिस्ट्रिक्शन ऑन OCI कार्ड होल्डर. ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट एंजॉय द फॉलोइंग राइट्स इवन इफ रेजिडेंट्स इन इंडिया डू नॉट हैव राइट टू वोट, राइट? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा खुद पढ़ोगे. OCI और आर्टिकल 15. क्लियर? आर्टिकल 5 to 11, माफ कीजिएगा. इंडियन एक्सप्रेस की अब बात करते हैं. हाउ टू मेजर द गवर्नेंस इन इंडियन स्टेट्स. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है. मैं आपसे ये पूछता हूँ कि गुड गवर्नेंस एज अ फंडामेंटल राइट, एज अ राइट, कौन कौन से आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है? गुड गवर्नेंस एज अ राइट. Good Governance Index is a uniform tool that will help in assessing the status of governance and the impact of interventions undertaken by governments across all states and UTs. What is good governance? It can be referred to as an effective and efficient process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented, keeping the amelioration of the citizens as the topmost priority. Good Governance Index क्या क्या कहता है ये देखो. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमारा GS मेंस पेपर 2 में इसका काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहता है आजकल एग्जाम में, GS मेंस पेपर 2 क्वेश्चन पेपर में, तो इसके कॉन्टूअर्स जो हैं आप याद कर लो. सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए. एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ पे भी फोकस. कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हर चीज़ को इसमें लिया जाएगा. कौन प्रिपेयर कर रहा है ये? नीति आयोग नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल प्रिपेयर कर रही है. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. Very important, right? Contours of good governance. What are major contours of good governance? तो मैं मेंस के क्वेश्चंस जो पूछ रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग PT मास्टर ना बन के रह जाओ, राइट? तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, मेंस की भी. आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, right to water, adequate good quality water, right to air, right to food, right to education, right? ये सब चीज़ें दी गई हैं.
Now, performance of states on the index, Tamil Nadu has got the highest score, followed by Maharashtra, Karnataka and Chhattisgarh. तो among the, यहाँ पे देखो गुजरात नहीं है तो कोई confusion नहीं होनी चाहिए, right? तमिलनाडु has got the highest score. अम्मा स्कीम etc. और ये सब के चलते among the northeastern and hill states, Himachal Pradesh is at the top. In the list of environmental rankings, West Bengal is on top, followed by Kerala, Tamil Nadu and Bihar. In economic governance ranking, Karnataka leads, followed by Maharashtra, Telangana, Gujarat and Tamil Nadu. क्या क्या चीज़ें इसमें ली गई हैं संज्ञान में? What all factors have been taken into account? तो आपको ये ध्यान देना है. Environment, yes. Judicial and public security. Social welfare and development. Economic governance. Public infrastructure and utilities. Public health. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें इसमें ली जा रही हैं, राइट. तो रैंक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़. पहले 4 रैंक याद होना जरूरी है. तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, पहले 5 रैंक एटलीस्ट. आंध्र प्रदेश 5th स्लॉट पे है और फिर लास्ट के कुछ रैंक्स जरूरी हैं, राइट. बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, BGUJ, राइट. तो ये याद कर लेना इसे. Now coming here, measuring performance, GGI will consider 10 sectors. Agriculture and allied sectors, commerce, ये हमने देख लिया. Agriculture and allied sectors में मध्य प्रदेश का टॉप रैंक है. और अगर हम देखें एनवायरनमेंट में वेस्ट बंगाल, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी तमिलनाडु. ये थोड़ा सा इसे याद करना आपके लिए ज़रूरी है आज. इसे याद करोगे आज, कल क्वेश्चन देखेंगे इस पे. सिग्निफिकेंस ऑफ ईरान, चाइना, रशिया होल्डिंग जॉइंट नेवल ड्रिल इन इंडियन ओशन. ये कल के डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था. चोक पॉइंट्स थियरी क्या है ये भी समझाया था, राइट. तो व्हाई इज ईरान, चाइना, रशिया नेवल एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट? ईरान को सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया. गल्फ ऑफ ओमन पे जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है इज क्रिटिकल वाटरवे. गल्फ ऑफ ओमन एक क्रिटिकल वाटरवे है as it connects Arabian Sea to the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz पे यहाँ पे इंडिया अपना एक पोर्ट बना रहा है. कौन सा पोर्ट है? C for cat. तुम लोग बताओगे कौन सा पोर्ट है यहाँ पे. और यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है ये भी बता सकते हो जिनको पता है. ये हमने DNA में कवर करा है सारा कुछ. तो अगर रेगुलरली आप DNA से देखते हैं तो ये सब चीज़ों में जो है PhD हो जाएगी पूरी तरह से. ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी प्रीलिम्स ओरिएंटेड. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स ईरान, इराक. तो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अराउंड ये गल्फ ऑफ ओमन में एक्सरसाइज करी जा रही है. इंडिया के लिए भी ये कुछ अच्छी बात नहीं है क्योंकि इंडिया ईरान को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा जितना अब चाइना और रशिया कर रहे हैं, राइट. और ईरान ने इस पे आपत्ति भी जताई थी. तो नाउ कमिंग हियर, अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासेस थ्रू दिस वाटरवे. गल्फ ऑफ ओमन और इस गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके गुजरता है. अराउंड 30% ऑफ ऑल सी बोर्न क्रूड ऑयल पासेस थ्रू दिस वे. Now, since 2019, the region has been a focal point of global tensions. Since 2019, in May and June, several international merchant vessels were attacked by unidentified assailants. US blamed Iran for the attacks, a charge that Tehran denied. तो ये सब चीज़ें चल रही हैं. जुलाई में ईरान ने ब्रिटिश ऑयल वेसल को डिटेन कर लिया था. तो for 2 months, believed to be in retaliation for an Iranian oil carrier that British authorities detained in Gibraltar Strait. Gibraltar Strait कहाँ आती है बताओगे फटाफट. Gibraltar Strait कहाँ आती है? Strait of Gibraltar. Strait of Gibraltar कहाँ आती है? Tensions rapidly escalated in September when the US accused Iran of carrying out drone attacks on oil fields in Saudi Arabia. The attacks had immediately reduced Saudi Arabia's oil production by half. Iran denied the allegations and the responsibility was claimed by Yemen's Houthi rebels. Since the attack, US sent a number of its troops to the region, provided Saudi Arabia with missile defense system. तो global theater है West India, West Asia या फिर Middle East जिसे हम बोलते हैं. Washington last year also withdrew from 2015 Iran nuclear deal. और questions देख लेते हैं इस एरिया में. मेडिटेरेनियन सी कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है? मेडिटेरेनियन सी, ये आप बताओगे. मेडिटेरेनियन सी, राइट. उसके बाद
मेडिटेरेनियन सी कौन कौन सी कंट्रीज को टच करती है, और उसके बाद ये बताओगे कि सबसे बड़ा जो गैस रिजर्व है वो यहाँ पे दो कंट्रीज हैं गल्फ ऑफ ओमन के अराउंड, दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? क्या इस बार इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज की मीटिंग में पार्ट लिया था? डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन ओआईसी मीटिंग? Did India participate in OIC meeting? Yes or no? बताओ, ध्यान से चेक करके बताओ, राइट? सो गाइज, इन सब चीज़ों के लिए यू कैन बाय माई करंट अफेयर्स मैगजीन ऑल्सो, और यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.jatinverma.org। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा कि ह्यूमन माइंड जो है ऑडियो विजुअल वे में काम करता है, तो आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस पे नहीं हो, करंट अफेयर्स राउंड अप 365 कोर्स की मेंबरशिप आप ले सकते हो, राइट? मतलब ये कोर्स जो है स्टार्ट होने जा रहा है प्रीलिम्स 2020 के लिए, करंट अफेयर्स राउंड अप 365। इसमें आई विल बी कवरिंग इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, एवरीथिंग। अनअकैडमी प्लस पे जब आप मेंबरशिप लोगे तो जतिन वर्मा या फिर जतिन YT71 कोड आप यूज कर सकते हो, राइट? अ बिट ऑफ प्रमोशन इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ सतयुग, राइट? नाउ कमिंग हियर, अब गवर्नमेंट अगर एजुकेशन से पीछे हटेगी तो प्राइवेट सेक्टर तो आगे आएगा, राइट? तो दिस इज देयर। नाउ कमिंग हियर, द इंपॉर्टेंस ऑफ December 27 फॉर इंडियाज नेशनल एंथम। डेली क्विज क्यों नहीं आ रहा? वेबसाइट पे www.jatinverma.org पे क्विज भी आ जाएगा, राइट? डोंट वरी। तो आप लोग डेली क्विज उस पर लिख सकते हो। एंड नाउ, on December 27, 1911, national anthem was first sung at Calcutta session of Congress. Jan Gan Man was adopted as the country's national anthem by Constituent Assembly. तो 1911 में, right? National anthem. तो Dr. Rajendra Prasad, the president of the assembly, had on that day declared Vande Mataram as the national song. Jan Gan Man is the first stanza of Bengali hymn Bharato Bhagyo Vidhata, right? So with the written by Nobel laureate Rabindranath Tagore. A slightly varied version of the song was adopted by Subhash Chandra Bose's Indian National Army in 1941 as the national anthem called Shubh Sukh Chain. The reverence to national anthem is a fundamental duty in India. कौन से आर्टिकल में है ये बताओ? आर्टिकल 51 क्लॉज आप बताओगे, क्लॉज। तो इसीलिए सुबह सुबह DNA देखने का ये फायदा है कि दिन अच्छा गुजरता है, राइट? तो नाउ कमिंग हियर, इतनी सारी पढ़ाई, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, सब कुछ रिवाइज हो गया आपका। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A क्लॉज A, it shall be the duty of every citizen. Clause A. Tagore's compositions also went on to become national anthem of Bangladesh. Amar Sonar Bangla. Bangladeshi anthem was written to protest against the partition of Bengal. Sri Lanka Matha, written by Anand Samarkand, was influenced by Tagore only. South Asia is one of the few clusters of countries where all the national anthems are non-militaristic. यानी कि हमारी कोई हिटलर वाली बात नहीं है, हिटलर वाली वो नहीं है कि हमने वर्ल्ड एक्वायर करना है, नहीं। We are a country which still preaches Vasudeva Kutumbakam, right? World is a family. So coming here, environment and ecology. Winged visitors flock to Pulicat with bird watchers in tow. तो एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में, इज अराउंड द कॉर्नर with the winged visitors arriving in large numbers on their annual sojourn. तो इनका एनुअल ट्रिप रहता है इस एरिया में, पुलिकैट में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर टू प्रमोट टूरिज्म इन पुलिकैट एंड नेलापट्टू। तो ये रही नेलापट्टू बर्ड सैंक्चुरी। कहाँ पे है ये? थोड़ा सा और देखोगे इसको, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करी है। आज हम स्टडी करेंगे, कल क्वेश्चंस। Usually around 80 different avian species migrate to Pulicat for breeding. They hunt in shallow waters of the lake and breed in Pulicat. Once the breeding season concludes, they fly away to their native land with their offsprings in tow. So the conducive atmosphere for this seasonal avian guests. यहाँ पे this
पुलिकैट बर्ड सैंक्चुरी में इनको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है, इसीलिए ये हर साल यहाँ पे माइग्रेट करके आती हैं ये बर्ड्स। तो अबाउट नीलापट्टू बर्ड सैंक्चुरी, एक तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं, दूसरा आप ये बताओगे कि इसके आसपास कौन कौन सी रिवर्स गुजरती हैं। पुलिकैट लेक के पास कौन कौन सी रिवर्स हैं, राइट। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर इसके पास में भी है, जो कि इसके लिए थोड़ा ट्रबलसम फैक्टर है। यहाँ से जब कोई लॉन्च होता है तो इसके लिए थोड़ा इकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग हो जाता है इस पुलिकैट लेक के लिए, राइट। और बाकी चीज़ें, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट हैबिटेट फॉर सम हंड्रेड्स ऑफ पेलिकैन्स एंड अदर बर्ड्स। It is located about 20 kilometers north of Pulicat Lake on Andhra Pradesh Tamil Nadu border. About Pulicat Lake, it is the second largest brackish water lake or lagoon in India after Chilika Lake. Chilika Lake के बाद second largest brackish water lake यही है. It straddles the borders of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर से ये सटा ये लेक है, and with over 96% of this area in Andhra Pradesh. Lake encompasses Pulicat Lake Bird Sanctuary, or Barrier Island of Sriharikota separates the lake from Bay of Bengal and is home to Satish Dhawan Space Center. Two rivers which feed the lagoon are Arani River at the southern tip and Kalangi River from the northwest. ये क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन सी रिवर्स पुलिकैट लेक के आसपास है, तो आपको ये भी बताना है। बकिंगम कैनाल, a navigation channel, is a part of the lagoon on its western side. Clear? Now, ये previously इस पुलिकैट लेक को ये कहा जाता था प्रलय कावेरी. Pulicat Lake is home to a wide range of aquatic creatures. Therefore, the lake has been turned into a bird sanctuary. Recently, the lake has been suffering from some threats due to sewage infusion brought by Buckingham Canal. तो बकिंगम कैनाल से जो सीवेज इन्फ्यूजन इस लेक के अराउंड हो रहा है. पुलिकैट लेक इज फेड बाय रिवर कालंगी एंड रिवर अरनी. लगून इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय बैरियर आइलैंड. राइट, तो ये सब चीजें हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द स्ट्रीमिंग गाइज? So the lagoon is separated from Bay of Bengal by Barrier Island, which is Sriharikota. Lake has many nutrients due to which microscopic plants grow in plenty. The other species of birds that migrate to this lake include marsh sandpipers, reef herons, spotted pelicans, and black-tailed godwits. Now, बेलम केव्स फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश पोस्टपोन्ड. बेलम केव्स फेस्टिवल कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, राइट. तो दिस इज देयर. Plans were made earlier to celebrate the festival on December 28 and 29. However, इसको अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया, राइट. और ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. वी हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा आपका इसमें ड्यूटी रहेगी. इट विल बी द फर्स्ट टूरिज्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years. This is the largest cave system in India, in Indian subcontinent, that is open to the public, known for its speleothemes such as stalactite and stalagmite formations. However, minor caves around the state are more popular than Belem caves due to better publicity. Belem caves are the largest cave systems open to public in Indian subcontinent and is a protected monument. तो ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे. अब मिग 27 को रिटायर किया जा रहा है, राइट. इसमें कुछ खास है नहीं. मिग 27 इज बीइंग रिटायर्ड बाय द IAF. तो ये इसकी जर्नी है. जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लें. सो एडिटोरियल्स में ये एडिटोरियल्स हैं आज के. द आर्टिकल सेज दैट इक्विवोकेशन एंड पोलराइजिंग ग्रैंडाइजिंग ऑन CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके ये एडिटोरियल है. ब्रीफली इसे देखेंगे. दिस आर्टिकल सेज दैट एंड नाउ द NPR may yield political dividends for the government.
but at a very high cost to the nation. Government at the highest levels must speak up to bolster their confidence in India's constitutional democracy. तो राइटर ये कह रहे हैं कि polarizing this equivocation and polarizing grandstanding on the basis of Citizenship Amendment Act, National Register of Indian Citizens, और now मतलब इन सभी कारणों के चलते नेशन को पोलराइज करना शायद सरकार के लिए बहुत अच्छे पॉलिटिकल डिविडेंड्स लेके आ सकता है, लेकिन इसके लिए देश के लिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये कहना है एडिटोरियल टीम का हिंदू का। और यहाँ पे आर्टिकल सेज दैट व्हेन फेस्ड विद अ पावरफुल एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैव टेंडेड टू फॉल्टर। तो ये चीज़ें हमने अनअकैडमी प्लस में अपने पॉलिटी के कोर्स में देखा है कि जब जब आप देखोगे, जब जब नेहरूवियन एरा था, जब करिज्मेटिक लीडर्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास में एब्सोल्यूट मैंडेट होता है, तब क्या होता है, कोर्ट्स जो हैं थोड़ा झुकने लग जाते हैं। राइटर भी यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे स्टे लगाने का मैटर हो, चाहे इंदिरा गांधी एरा में जुडिशरी को जो है कमिटेड जुडिशरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थी, सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके जूनियर जज को सीजीआई लगाया गया था। राइट, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी काफ़ी बार। नाउ हाउ नॉट टू काउंटर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इसे मैंने इन डेप्थ कवर किया है। आज शायद इस एडिटोरियल का एनालिसिस हम देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे या इस यूट्यूब चैनल पे, डिपेंडिंग अपॉन दी स्लॉट अवेलेबिलिटी। यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, जतिन वर्माज IAS अकेडमी के नाम से एक छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है आपके जैसा, उसे सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अब स्टार्ट करी जाएंगी। नाउ आफ्टर 5 years of planning on using 33,000 acres of pooled land for an unfinished mega capital, Andhra Pradesh is now exploring newer options. The article recounts the promises and realities of Amravati and the impact the new government's 3 capital proposal has had on region's farmers. How not to counter economic stagnation, इस एडिटोरियल को आपको थोड़ा कवर करना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसे हम कवर कर सकें। और जिन लोगों को नहीं पता, @जतिन वर्मा 0509 मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली मॉर्निंग आपको जो है अपडेट आ जाए कि DNA स्टार्ट किया जा रहा है। राइट, डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए अलर्ट आ जाए। और जिनको लगता है कि DNA थोड़ा ज़्यादा है ड्यूरेशन में, तो गाइज ये सब चीज़ें कवर करने में आपके कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे तो कहीं नहीं गए इतनी सारी चीज़ें ढूंढने में। तो यदि आप 1 hour 15 minutes में इतनी सारी चीज़ें कवर कर लेते हो तो दैट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से वो वर्थवाइल है। और इसमें PIB एनालिसिस में भी हमने कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी हैं, तो ये PIB सेक्शन भी रहेगा इसमें। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, ये थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। राइट, सो एनहांसमेंट ऑफ मिनिमम साइज, request you to please take a screenshot of all these things. So DNA is taking the Hindu newspaper as the base, but Indian Express के important articles और PIB के important जो backgrounders features रहते हैं, ये भी आप इस पे पा सकेंगे। So this was all in today's DNA। जैसा कि मैंने बताया कि current affairs roundup course जो है start होने जा रहा है 6th of January 2020 से अनअकैडमी प्लस पे। आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। Please answer all these questions. It's a humble request. We take a lot of time to make these questions. So this was all in today's news analysis, guys. Thank you. 4th question out here.